हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 15 अक्टूबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन सभी प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है और अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की तो सबसे पहले पॉलिटी में हम जानेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2020 के बारे में। क्रिमिनल लॉज में हमारा टॉपिक होगा दिल्ली हाईकोर्ट का वो जजमेंट जिसमें सेक्शन 29 ऑफ पॉक्सो एक्ट के ऊपर कमेंट किया गया है और लास्टली कॉर्पोरेट लॉ में हमारा टॉपिक होगा ईएसजी फंड्स। अब देखिए, बिल के ऊपर जाने से पहले आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है इसको समझ लीजिए। तो देखिए, कोई भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है उसको हम ARTs में गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरोगेसी, टेस्ट ट्यूब बेबीज एक्सेट्रा। अब देखिए, इसी मॉनसून सेशन में हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। हाउएवर अभी ये बिल एक्चुअलाइज नहीं हो पाया है। यहाँ पर सरकार का ऑब्जेक्टिव ART बैंक्स और क्लिनिक्स को रेगुलेट करना है, साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि एथिकल और सेफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाए बाय वेरियस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा वुमेन और चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं उनको भी सेफगार्ड करने के लिए ये बिल लाया गया है। अब देखिए, ये जो बिल है ये इन एडिशन टू सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 है जिसमें सरकार ने सरोगेसी से रिलेटेड प्रोविजंस बनाए थे। हाउएवर फिलहाल के लिए ये बिल भी राज्यसभा में पेंडिंग है। अब यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं कि सरकार इस बिल को इतना कैजुअली क्यों ले रही। तो देखिए, यहाँ पर सरकार की प्रायोरिटी क्या है इसको भी समझिएगा। कोई भी सरकार उस बिल या फिर लॉ को प्रायोरिटाइज करती है जिससे उसको वोट्स मिल सकें। लेकिन जहां तक बात रही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल की, तो इसकी जरूरत हमारे समाज के एक बहुत ही छोटे वर्ग को है। तो ऐसे बिल्स के केस में अगर आप कहते हैं कि सरकार पॉपुलिस्ट अप्रोच अपना रही है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखिए, बिल के मेजर प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है डेफिनेशन ऑफ ART और इस बिल के हिसाब से वो सारी टेक्निक्स जिनका ऑब्जेक्टिव प्रेगनेंसी सीक करना है बाय हैंडलिंग स्पर्म या फिर ओसाइट आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, वो सभी टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निक्स इस बिल से कवर होंगी। साथ ही साथ गैमीट या फिर एम्ब्रियो जहां पर किसी वुमेन की वूम्ब में ट्रांसफर किया जाता है वो भी इस डेफिनेशन के अंदर कवर होगा। अब देखिए, यहाँ पर स्पर्म आपको पता ही है कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जबकि ओकाइट एक इनिशियल एग सेल होती है जो कि बाद में ओवम का फॉर्म ले लेती है एंड गेट्स रेडी टू बी फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म। अब यहाँ पर एक और चीज जान लीजिए कि रिप्रोडक्शन के केस में हमारे समाज को एक फेमिनिस्ट अप्रोच अपनाना क्यों जरूरी है। हम लोगों को नेचर ने ऐसा बनाया है कि जो ओकाइट से एग फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसके रिजल्ट से सिर्फ एक एग फॉर्म हो पाता है, जबकि जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है एंड हेंस एग्स आर स्केर्स। और इसी वजह से रिप्रोडक्शन के मामले में हमको वुमेन को ज्यादा राइट्स देने की जरूरत है। अब देखिए, जनरली 3 तरीके की ART सर्विसेज होती हैं। एक तो होता है डोनेशन जिसमें कि गैमीट सेल्स मतलब या तो स्पर्म और या तो ओकाइट डोनेट किया जाता है। दूसरा है IVF टेक्नोलॉजी जिसमें किसी एग को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। तीसरा है सरोगेसी जिसमें मदर और चाइल्ड के बीच में कोई भी बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता, क्योंकि IVF का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजेशन आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है और उसके बाद सरोगेट मदर के अंदर इस फर्टिलाइज्ड एग को डाल दिया जाता है। अब देखिए, ART टेक्नोलॉजीज 2 तरीके के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। एक तो है ART क्लिनिक्स जो कि ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर्स प्रोवाइड करते हैं और दूसरे हैं ART बैंक्स जो कि अपने यहाँ स्पर्म और ओकाइट के डोनेशंस को स्टोर करते हैं और उनको सप्लाई करते हैं। इस बिल के अंतर्गत ART क्लिनिक्स और बैंक्स को रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट होगा अंडर दी नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया। ये रजिस्ट्री इसी बिल के अंतर्गत एस्टैब्लिश की जाएगी एंड इट विल बी अ सेंट्रल डेटाबेस जहां पर सारी ही ART क्लिनिक्स और बैंक्स की इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर होगी
फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज, क्योंकि आपको भी पता होगा कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है विच इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। इसके अलावा इस बिल के अंतर्गत वेरियस स्टैंडर्ड्स भी सेट किए जाएंगे रिलेटिंग टू मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, जिनको की रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले कंप्लाई करना होगा। अब ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये 5 साल के लिए होगा और इसको फर्दर 5 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है। अब इस बिल में गैमीट डोनेशन के बारे में ये कहा गया है कि सीमेन यानी कि स्पर्म प्लस वेरियस बॉडीली फ्लूइड्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, इसको 21 से 55 साल तक के लोग डोनेट कर सकते हैं, जबकि ओकाइट्स के केस में 23 से 35 साल की महिलाएं डोनेशन कर सकती हैं। अब यहाँ पर एक और क्लॉज रखा गया है कि जो वुमेन होगी डोनेटिंग दी ओकाइट, शी शुड बी एवर मैरिड वुमन, यानी कि उनके जीवन काल में किसी भी समय पर उनकी मैरिज हुई हो और साथ ही साथ उनका एक अलाइव चाइल्ड होना चाहिए जो कि मिनिमम 3 इयर्स की एज का हो। अब अगर आपने पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे तो उसमें इस बात पे फोकस किया जाता है कि द गैप बिटवीन 2 चिल्ड्रन मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ 3 इयर्स, और इसी बात का यहाँ पर भी ध्यान रखा गया है। अब देखिए, कोई भी वुमेन अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ओकाइट को डोनेट कर सकती है और साथ ही साथ 7 से ज्यादा ओकाइट्स एक वुमेन से नहीं लिए जा सकते। इसके अलावा पेड डोनेशन को डिस्करेज करने के लिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो गैमीट बैंक्स होंगे वो एक डोनर की गैमीट किसी एक ही कपल को दे सकेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि एक सिंगल डोनर की गैमीट आपने वेरियस कपल्स को दे दी। ऐसा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने देखा है कि पब्लिक सेलिब्रिटीज के गैमीट्स को प्रेफर करती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी ब्लैक मार्केट बन गई है। इसके अलावा ART प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए आपको डोनर और डोनी कपल दोनों का ही रिटन कंसेंट लेना होगा। इसके अलावा डोनी का ये ऑब्लिगेशन होगा कि वो डोनर को इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करे फॉर एनी लॉस, डैमेज और डेथ ऑफ द डोनर। हमारे देश में प्री डिटरमाइंड सेक्स डायग्नोसिस बैंड है और इसी के चलते हुए यहाँ पे ये भी प्रोविजन रखा गया है कि कोई भी क्लिनिक प्री डिटरमाइंड सेक्स के एम्ब्रियो को नहीं प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा इम्प्लांटेशन से पहले ये चेक किया जाएगा कि एम्ब्रियो को कोई जेनेटिक डिसीजेस तो नहीं है। अब देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर इनको जेनेटिक डिसीजेस के केस में क्या मेजर्स लेने होंगे किसी भी क्लिनिक या फिर बैंक को, वो भी डिटरमाइन करना चाहिए था, क्योंकि इससे काफी सारे मॉरल इश्यूज जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर जेनेटिक कंडीशन है तो क्या आप उसके एम्ब्रियो के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करेंगे यदि आप ऐसे एम्ब्रियो को लाइफ प्रोवाइड नहीं करते हैं? और क्या अगर जेनेटिक डिजीजेस का पता चल जाएगा तो क्लिनिक्स को जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी या फिर क्रिस्पर यूज करने की परमिशन होगी? अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि जेनेटिक डिजीजेस की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में डिजीजेस में नहीं आती, बट दे आर जेनेटिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, हेयर लॉस। तो अगर हम इसको भी डिजीज मानने लगेंगे तो क्या आने वाले समय में ARTs एज अ होल एथिकल होंगी? अब इस बिल में जो सबसे अच्छी चीज की गई है वो ये है कि जो बच्चे ART टेक्नोलॉजी से पैदा होते हैं उनके राइट्स को क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जो भी बच्चा ART टेक्नोलॉजी से पैदा होगा, ही शैल बी डीम्ड टू बी बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द कमिशनिंग पेरेंट्स। अब यहाँ पर डोनी कपल के लिए कमिशनिंग शब्द इस्तेमाल किया गया है और ऐसे बच्चे के पास कमिशनिंग कपल के नेचुरल चाइल्ड की ही तरह राइट्स एंड प्रिविलेजेस होंगे। इसके अलावा जो डोनर होगा, ही और शी विल हैव नो पेरेंटल राइट्स। इसके अलावा नेशनल और स्टेट बोर्ड्स भी बनाने की बात की गई है, विच आर टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019। ये सारे नेशनल बोर्ड्स के फंक्शन हैं, इनको आप देख लीजिएगा जब आपको PDF मिलेगी। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने धर्मिंदर सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली के केस में ये कहा कि सेक्शन 29 ऑफ पॉक्सो एक्ट तभी ट्रिगर होगा या फिर अप्लाई होगा जबकि चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हों। है क्या कि बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस की तरह यहाँ पर भी गिल्ट का प्रिजम्पशन लिया गया है। इसी चीज को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस केस में कोर्ट के सामने इशू था कि जो गिल्ट का प्रिजम्पशन है वो क्या ट्रायल के स्टेज पे अपनाया जाएगा और या फिर तब कंसिडर किया जाएगा जब बेल एप्लीकेशन फाइल हुई हो। इसके ऊपर कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर
चार्जेस फ्रेम होने से पहले ही बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है, तो उस केस में सेक्शन 29 का कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल के कमेंस होने पर ही सेक्शन 29 अप्लाई किया जा सकता है ऑन द अक्यूज्ड। अब देखिए, इंडियन लॉ में हम लोग एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि चाहे 100 ऑफेंडर्स छूट जाएं, लेकिन किसी भी इनोसेंट पर्सन को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस केस में कोर्ट ने भी इसी प्रिंसिपल का सहारा लेते हुए कहा कि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है अंडर दी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कि किसी भी अक्यूज को इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाता है। और अगर सेक्शन 29 ऑफ पॉस्को एक्ट को अगर हम इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पहले ही मान लिया जाए, तो ये आर्टिकल 21 के खिलाफ होगा, विच रिक्वायर्स सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल प्रोविजंस रीजनेबल, जस्ट और फेयर होने चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने यहीं पर मनिका गांधी के केस को भी साइट किया। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है तो अक्यूज को फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बात करें सेक्शन 29 की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें अक्यूज को गिल्टी प्रिज्यूम किया जाता है फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रायल, और इसी वजह से इसको रिवर्स बर्डन का भी प्रोविजन कहते हैं, बिकॉज इसके अंतर्गत आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना पड़ता है एज अगेंस्ट द प्रूविंग ऑफ गिल्ट। अब देखिए, पर्टिकुलरली पॉक्सो एक्ट के केस में बहुत ही लो कन्विक्शन रेट है और इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, पिछले कुछ समय में ESG फंड्स काफी ज्यादा न्यूज में हैं। ESG का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि भारत की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें ESG फंड्स के ऊपर इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कुल मिलाके ESG का अर्थ है कि इन्वेस्टिंग को सस्टेनेबल और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। इसके अंतर्गत उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जो कि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ज्यादा ध्यान देती हैं, और इसीलिए इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखने से पहले ESG फैक्टर्स को देखते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में दुनिया भर में ESG फंड्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और पिछले 10 सालों में ये ट्रिपल हो गए हैं। इसका कारण ये है कि इन्वायरमेंटल डिबेट और रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म हमारी मेन स्ट्रीम डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं, और जो वेरियस एसेट मैनेजर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट बैंकर्स या फिर ब्रोकर्स, वो भी ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते हैं। प्रेजेंटली दुनिया भर में लगभग 40.5 ट्रिलियन के असेट्स ऐसे हैं जो कि ESG इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अप्लाई करते हैं। भारत में भी कुछ ESG स्कीम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल SBI की मैग्नम इक्विटी ESG, एक्सिस ESG, क्वांटम इंडिया ESG और ICICI प्रूडेंशियल का NFO। अब देखिए, भारत में ESG का फुल एप्लीकेशन थोड़ा समय लेगा क्योंकि अभी हमारे यहाँ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ही कम है। ऐसे में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है, लेकिन फिर भी ESG फंड्स को अगर सपोर्ट मिलता है तो एज एन इन्वेस्टिंग क्लास आप कंपनीज को फोर्स कर सकते हैं कि वो अपने डे टू डे बिजनेस में बेटर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अपनाएं और एथिकल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेजर्स भी अपनाएं। अब देखिए, ESG की तरफ शिफ्ट ग्लोबली देखा जा रहा है, खास करके इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज एंड वेरियस इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। हाउएवर, कुछ कंपनीज को इसका घाटा भी होगा, फॉर एग्जाम्पल टोबैको कंपनीज, जिनके प्रोडक्ट्स के ऊपर एक एथिकल डिबेट ऑनगोइंग है। इसके अलावा कोल कंपनीज के ऊपर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, और भारत के लिए ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग अपनी जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, विच आर रन बाई कोल। इसके अलावा वेरियस ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि हजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं और उनको मैनेज भी नहीं करती, उनको भी ESG पे शिफ्ट से प्रॉब्लम होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल लेदर मेकिंग इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही छोटे स्तर पे ऑपरेट की जाती हैं और उनके पास ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो अपने वेस्ट को मैनेज कर सकें। इसके अलावा ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें वाटर रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, उनके लिए भी ESG फंड्स रेज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और साथ ही साथ ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि सॉइल, वाटर या फिर एयर में अपने वेस्ट को डिस्चार्ज कर देती हैं, उनको भी फंड्स के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये था हमारा एनालिसिस 15 अक्टूबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक,
share and subscribe. Thank you. Jai Hind.